मेरा नाम सुरेंद्र सिंह पांगती। मेरे पिताजी का नाम त्रिलोक सिंह पांगती और मेरे दादाजी विजय सिंह नकरियाल नाम से प्रसिद्ध थे जोहार में। मैं सुरेंद्र सिंह पांगती हूँ। मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा से 1997 में सेवानिवृत्त होकर देहरादून में बस गया हूँ और यहाँ बस गया हूँ तो यहाँ अनेक सामाजिक संगठनों से जुड़ा रहता हूँ तथा समय जो सेवानिवृत्ति के बाद जो समय मिलता है उसमें कई पुस्तकें इत्यादि लिखने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो मेरी जानकारी में है और जो मैंने अध्ययन किया है उसको ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट करके मैं समझता हूँ आने वाले पुस्तकों को लिख के छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। और मेरा मुख्य जो विषय है वो हमारे जो शौका जाति है, ये उत्तराखंड में जो नीति घाटी है, जोहार घाटी है, दारमा घाटी है, ब्यास चौदास घाटी है, यहाँ के सीमांत क्षेत्र के लोगों को शौका जनजाति के नाम से जाना जाता है और लेकिन प्रशासनिक आधार पर इसको भोटिया जनजाति के नाम से घोषित किया गया है। ये जो शौका जनजाति है, इन लोगों का इतिहास बहुत पुराना है, बहुत लंबा है, लेकिन क्योंकि इनकी संख्या बहुत कम हो गई है, इसके ऐतिहासिक कारण है, उसकी वजह से इसमें बहुत ज़्यादा इसका विश्लेषण नहीं हुआ, इसमें शोध कार्य नहीं हुआ, जिससे कि ये अभी भी पिछड़ा हुआ है। जोहार का इतिहास बहुतों ने लिखा है। पहले एटकिंसन के ज़माने से भी, उस समय से भी शौकों के बारे में लिखा गया है और ख़ासकर जोहार घाटी के बारे में ज़्यादा लिखा गया है, लेकिन वो जिस तरह से लिखते हैं वो समग्र रूप से समुचित नहीं है। उदाहरण के लिए जोहार का इतिहास जब भी हम लिखते हैं तो हल्दुआ पिंगलुआ से प्रारंभ करके पंजवारी काल से उसके बाद फिर जो नए जोहारी हैं उनके बारे में लिखा जाता है। अब जोहार के इतिहास में हल्दुआ पिंगलुआ जो और पंजवारी का जो वर्णन आता है उसके अगर डिटेल में देखें तथा उसके संबंध में जो ग्रंथ उपलब्ध हैं उसको आप देखें तो ये ऐतिहासिक काल का हिस्टोरिकल पीरियड का प्रसंग नहीं है, बल्कि ये प्रागैतिहासिक काल का प्रसंग है। प्री हिस्टोरिकल पीरियड का ये रेफरेंस है। उस रूप में इसको नहीं लिखा गया है। तो मेरा ध्यान क्योंकि इस ओर गया, मैंने देखा सौभाग्य से कुछ ग्रंथ जो छप चुके हैं अब वो साथ में आया, तो उसका अध्ययन करने से मुझे लगा कि इसमें कुछ रिसर्च करके कुछ और इसको आगे बढ़ाया जाना चाहिए। इस सारे प्रसंग में जो एक कमजोरी रही है वो ये रही है कि जो हम लोगों का जो इतिहास, पुराना इतिहास है वो और तिब्बत का जो इतिहास है, तिब्बत का जो इतिहास और हम लोगों का इतिहास है उसमें काफ़ी मेल खाता है। हम लोगों का न केवल भारतीय जो यहाँ के वो थे राजा महाराजा थे उनसे संपर्क में रहे हम तिब्बत के जो वहाँ के प्रशासनिक काल के लोगों के थे, राजा महाराजा थे, उनसे भी संपर्क में रहे हैं। ग्रंथों के आधार से ये मिलता है, लेकिन क्योंकि उसकी जानकारी न होने के कारण और वो जो प्रसंग मिले हैं, जो रेफरेंसेस अब मिले हैं, उसका प्रकाशित न होने के कारण ये बहुतों के संज्ञान से बाहर रह गया। दूसरा कारण ये है कि जो तिब्बती जो इसमें रेफरेंसेस मिलते हैं, चाइनीज़ भी मिलते हैं, लेकिन चाइनीज़ हमारे यहाँ जानने वाले बहुत कम हैं, उसका रेफरेंस हम नहीं दे सकते। लेकिन जो तिब्बत का जो प्रसंग मिलता है वो तिब्बत की भाषा में मिलता है। वो तिब्बती भाषा में लिखी भी जाती है और उसका जानने वाले न होने के कारण उसका तिब्बती भाषा में से हिंदी में या संस्कृत में ट्रांसलेशन न होने के कारण लोग उसका विश्लेषण नहीं कर पाते हैं। मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं तिब्बती भाषा का मैंने अध्ययन किया, लिखने का, पढ़ने का भी अध्ययन किया। किन्हीं कारणों से किया मैंने कोई उसमें शिक्षा का कोई डिग्री लेने के लिए नहीं किया था, लेकिन एक व्यावसायिक और सेवा प्राप्त करने के लिए, सेवा योजन के लिए मैंने उसको पढ़ा था। वो एडवांटेज जो उसका लाभ मुझको मिला, मैं आज तिब्बती भाषा के जो ग्रंथ मिलते हैं उसको पढ़ सकता हूँ तथा उसको हिंदी और संस्कृत में उसका अर्थ क्या होता है ये विश्लेषण करने में मुझे मदद मिलती है। तो मैं समझता हूँ जो मेरा एक वह है प्लस पॉइंट है वो यह है, मैं थोड़ा बहुत संस्कृत तो भारत में सभी जानते हैं, थोड़ा बहुत वो तिब्बती भाषा का थोड़ा ज्ञान होने के कारण जो अन्य लेखकों के पास ये लाभ नहीं था।
जो हमारे बहुत सारे इतिहासकारों ने लिखा, उनको तिब्बती भाषा का कतई ज्ञान नहीं था, इसलिए वो उसको इसमें शामिल नहीं कर पाए। जैसे ये बहुत कम लोगों ने नोट किया है कि तिब्बत में जितना ज्ञान गया, भाषा से लेके, स्क्रिप्ट से लेके, धर्म और यहाँ के जो परंपराएं थी, ये भारतवर्ष से बहुत ज़्यादा तिब्बत में गया है। ये कहा जाए कि वहाँ की संस्कृति, वहाँ की भाषा जितने भी गई, सारा ही भारतवर्ष से गया है। हमारे ऋषि मुनि ही जाके तिब्बत में उनको ये सिखाया। यहाँ तक कि जो तिब्बती जो ट्रेडिशन है, जो उनका परंपरा है, उनकी जो परंपरा में ये कहा जाता है, तिब्बत का पहला जो राजा हुआ वो पांडवों में से ही एक था। ये सुन के आपको बहुत ताजुब आश्चर्य होगा। पहला राजा तिब्बत में जिसने तिब्बत में राज्य किया, उसका नाम रूपति दिया जाता है, वो पांडवों में से एक माना जाता है। ये उनके शास्त्रों में, उनके जो पुराने ग्रंथ हैं, तिब्बती भाषा के जितने टेक्स्ट हैं, यहाँ तक कि चाइनीज भाषा में जो टेक्स्ट है उसमें ये कहा गया है। रूपति, मेरे अनुसार रूपति कोई नाम नहीं था, रूपति उसका टाइटल था। रू संस्कृत में सोने को भी कहा जाता है, और रूपति जो सोने का पति, सुनपति जैसे हमारे यहाँ कहते हैं, वैसे रूपति उनका नाम था। वो इसलिए था, पौराणिक काल में, प्री हिस्टोरिकल पीरियड में जो भारतवर्ष में सोना आया, सबसे ज़्यादा तिब्बत से आया। वो पश्चिमी तिब्बत, पश्चिम तिब्बत में, उसके उत्तर में कहिए, पश्चिमोत्तर क्षेत्र में थोकजालुंग एक इलाका है, थोकजालुंग इलाका है, और मध्य तिब्बत में थोकडोरक्पा एक इलाका है। इन दोनों क्षेत्रों से ये जो पिपीलिका स्वर्ण, जो कि चींटी में माना जाता था, चींटी उसको जमीन से खोद के लाके ऊपर रख देता है, उसी को धो के सोना निकलता है, इसलिए उसका नाम पिपीलिका स्वर्ण। और थोकडोरक्पा में चट्टानों के बीच में से सोना मिलता था, वहाँ उसको भी निकालते थे। ये सोना तिब्बत से भारतवर्ष में बहुत बड़ी संख्या में आया, इसलिए सोनपति शौका का जो जिक्र है, स्वर्ण गोत्री स्त्रीराज का जिक्र है, वो इसीलिए जौहर घाटी से उसका संबंध आता है। तो ये सोना जो तिब्बत से आता था, ग्रंथों में ये सिद्ध हो गया है। तिब्बत से यहाँ आके, भारतवर्ष में आके, यहाँ से भारतवर्ष में से, उज्जैन से ये सोना फिर विदेशों को भी जाता था। बम्बई इत्यादि जो उस जमाने के जो समुद्री जो मार्ग थे, वहाँ से सोना विदेशों को जाता था। ये ग्रंथों में आ गया है। तो ये जो ग्रंथों में जो आया, तो वो सुनपति जो था महाभारत काल का, पांडवों में से एक था, वो तिब्बत गया, वहाँ का प्रथम राजा बना। यही नहीं, महाभारत में ये स्पष्ट उल्लेख आता है कि जो पांडवों ने जो राजसूय यज्ञ किया था, उसमें सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर तो अपनी राजधानी में रहा, और बाकी जो 4 भाई थे, चारों भाइयों को पूरे भारतवर्ष के और उत्तर दक्षिण में चारों तरफ उन्होंने भेजा था कि सभी चारों दिशाओं के जितने क्षेत्र है उसको जीत के लाओ, और मेरे राज्य में हमारी जो आधिपत्य है उसको उनको स्वीकार कराओ। तो ये स्पष्ट उल्लेख आता है कि अर्जुन उत्तर की तरफ गया था, और अर्जुन ने, उसने सारे, अगर वर्णन पढ़िए आप तो पूरा कैलाश, मानसरोवर गया, उससे आगे भी आपका ये जो लद्दाख का क्षेत्र, उस वहाँ का सारे राजाओं को अर्जुन ने जीता। ये आपके महाभारत कहता है। और यही नहीं, जब अर्जुन कैलाश में पहुँचा, कैलाश का पर्वत उन्होंने देखा, उस क्षेत्र में जब वो प्रवेश कर रहा था, तो वहाँ एक द्वारपाल मिला उसको। ये महाभारत कहता है, महाभारत ग्रंथ जो उसमें लिखा हुआ। वो द्वारपाल ने उसको पूछा, अर्जुन को पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, मैं इस क्षेत्र को जीतने के लिए जा रहा हूँ, इस कैलाश क्षेत्र, कैलाश मानसरोवर क्षेत्र को जीतने के लिए जा रहा हूँ। तो ये कहा है उसमें, उस द्वारपाल ने अर्जुन को कहा, यहाँ किसको जीतने जा रहे हो? यहाँ तो कोई मनुष्य जाति रहती नहीं, यहाँ तो केवल देवी देवता रहते हैं। देवी देवताओं को जीतना न जीतना कोई अर्थ नहीं होता है, तुम क्यों यहाँ जा रहे हो? तो अर्जुन वहाँ जाने से विमुख हो गया। वहाँ से उन्होंने ये मान लिया कि ये क्षेत्र पहले हमारे साथ आए। लेकिन कैलाश मानसरोवर के इर्द गिर्द के जितने क्षेत्र, उसका वर्णन डिटेल में आता है। अगर आप उसको अध्ययन करें, एनालिसिस निकालें उसका, आप उन स्थानों को आज भी उनके कहाँ पर वो लोकेट करते हैं, लोकेशन ढूंढ सकते हो, इतना वर्णन आता है। फिर एक और इसमें वर्णन आता है जो अब खुलासा हुआ है। तिब्बत और मंगोलिया के बीच में एक गोबी डेजर्ट है, गोबी रेगिस्तान है। गोबी रेगिस्तान के
और तिब्बत की सीमा में एक गुम्पा है जो गुफाओं में है, उसका नाम दुनहुआंग है। उस जगह का नाम दुनहुआंग है। ये कहा जाता है, रिपोर्ट ये है कि दुनहुआंग एक नहीं अनेक गुफाओं की वहाँ सिलसिला है। जैसे कि पहाड़ों में लाइम रॉक की जो चट्टानों में गुफाएं बन जाती हैं, उसकी गुफाएं हैं। तो वहाँ पर एक गुम्पा है, उस गुम्पा में बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। उसमें गुम्पा के पीछे एक ये रिपोर्ट आए, गुम्पा के पीछे एक दीवार चीनी गई है, दीवार है। दुनहुआंग जो मैन्युस्क्रिप्ट निकले हैं वो दीवार के पीछे मिला। दीवार चीनी गई है, तो उस दीवार को लोगों ने ये समझा कि जब गुम्पा बनाया गया था तो उसको सुरक्षित करने के लिए शायद दीवार दी गई होगी। तो एक अंग्रेज जो तंबाकू के व्यापार के लिए चीन में गया था, तिब्बत की तरफ गया था, मंगोलिया की तरफ गया था, उसने बाई चांस उसने अपने एक जो ये तंबाकू की पत्ती से जो उसने चुट बनाया था, उसको उसने गुफा के एक छेद में रखा था कुछ देर के लिए। थोड़ी देर में जब वो ढूंढने गया तो वो गायब हो गया वहाँ से। तो उसने देखा वो पीछे दीवार के पीछे छूट गया है, गिर गया है। तो उसने दीवार से ईंटा निकाला और वो अपना चुरुट उसको वहाँ मिला। तो सडनली उसने देखा कि वो छेद से उसने देखा उस गुफा उस दीवार के पीछे सैकड़ों हजारों ग्रंथ वहाँ सुरक्षित रखे हैं, छिपाए गए हैं। अब ये रिपोर्ट आ गया था, लेकिन ये ग्रंथ आए हैं तो कहाँ है क्या है इसकी जानकारी नहीं थी, नहीं प्रकाशित हुआ था। अब ये प्रकाशित हो गया है। हुआ ये कि दोनों ये 1901-2 इतने पहले ये मिल गया था। तो वो जिनको मिला, जिन व्यापारियों को, उन्होंने इसमें से शिप लोड्स कहते हैं, शिप लोड्स ग्रंथ ले जाके लंदन, ब्रिटेन में और फ्रांस के बहुत सारे लाइब्रेरी में, खासकर लंदन की लाइब्रेरी में आज कहते हैं सुरक्षित है। लेकिन दुर्भाग्य से उसमें जो तिब्बती भाषा में जो लिखा गया है वो उस जमाने की तिब्बती है, आज की तिब्बती लोग उसको नहीं समझ पा रहे थे। तो उसका क्या लिखा है इसकी जानकारी उन्हें तिब्बती भाषा में है। ये भी कहते हैं संस्कृत के भी ग्रंथ मिले हैं, ये भी कहते हैं चाइनीज में जो लिखे हैं वो ग्रंथ मिले हैं। हाँ, तो अब वर्तमान में एक जो भारतवर्ष में जो हमारे तिब्बत से लोग, लामा लोग हैं, उन्होंने उसका गहन अध्ययन करके एक पुस्तक निकाला। वो पुस्तक अब छप गया है, अभी हाल में छपा है ये छप गया है। इसमें ये देखिए, इसका किताब का नाम दुनहुआंग द टिबेटन एम्पायर ये लिखा हुआ है। इसमें उस पुस्तक के इसमें उस जमाने की तिब्बती भाषा को आधुनिक तिब्बती भाषा में लिखा गया है, फिर उसको अंग्रेजी में उसका ट्रांसलेशन दिया गया है। बाकी एनालिसिस में इसका विश्लेषण बहुत कम दिया उसने, लेकिन ये दिया है। उसको अध्ययन करने का अगर आपको मौका मिले, ये किताब की पुस्तक आज यहाँ ये देहरादून के ही जो टिब्बतन लाइब्रेरी है यहाँ पर, उन लोगों ने इसको प्रकाशित किया है। इसको अगर तिब्बती भाषा का थोड़ा बहुत ज्ञान जिसको हो उसको पढ़े तो बहुत सारी चीज़ें इससे उजागर हो जाती हैं। ये पुस्तक अभी 1 साल 2 साल पहले मैंने इसको क्रय किया था।